बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम व्यूअर्स को पर्ल सिक्योरिटीज़ के बेहाफ पे वेलकम करता हूँ। आज के वेबिनार में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अगस्त के महीने की मार्केट परफॉर्मेंस है। अगस्त के महीना हमने एक डल मंथ देखा। ठीक है, ऑल दो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए रिलेटिव लास्ट ईयर। बहुत बेहतरीन कॉर्पोरेट रिजल्ट आए, बट ड्यू टू दैट अफगान सिचुएशन, लोगों का इन्वेस्टर्स का मेन कंसर्न्स अफगान सिचुएशन के आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ रहा, खासतौर पे पाकिस्तान के ऊपर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो हम लोगों का मेन कंसर्न रहा कि अफगानिस्तान को हम वॉच करते रहे। अदर दैट जो दो तीन चीज़ें हम और लोगों की कंसिडरेशन में रही, एक तो आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, जो कि आज 167 के अराउंड पहुंच गया। एक ये कंसर्न रहा। दूसरा, हायर कमोडिटी प्राइसेस लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था कि उसकी इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर क्या आ रही है, खसूसन सीमेंट सेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यावा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मार्केट की लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। यावा प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो है वो ओवरऑल पूरा महीना जो है वो एक तरह से डल परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है अगस्त के महीने के अंदर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के रिजल्ट सीजन भी था मार्केट के अंदर और जो है वो रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे थे। मगर जो जियो पॉलिटिक्स जो थी वो आई थिंक मार्केट के अंदर प्ले किया अगस्त के अंदर, और लोगों का कंसर्न जो था वो सबसे बड़ा जो था वो अफगानिस्तान को लेके था। क्योंकि जो आफ्टर 20 ईयर्स यूएस ने एग्जिट करना था अफगानिस्तान से, तो लोग देखना ये था कि वो किस तरीके से जो है वो एग्जिट होता है और पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान पे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अफगानिस्तान हमारी कोई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं। बट स्टिल जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो लोगों की बहुत ज़्यादा है कि अगर रेफ्यूजीज वगैरह भी आते हैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अभी फ़िलहाल वो कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा फर्दर अफगान्स को हैंडल कर सके। तो ये फैक्टर भी था मार्केट के अंदर। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था जो मार्केट को जो है वो डायरेक्शन दे सके। मैं आपके साथ कुछ नंबर्स वगैरह शेयर करता हूँ अगस्त के हवाले से, जो हमने ओवरऑल मार्केट के उसमें देखी है परफॉर्मेंस। इसमें अगर हम जो है वो सबसे पहले देखें कि रिटर्न्स के हवाले से, कि रिटर्न्स जो रहे हैं मार्केट के, वो तकरीबन 0.8% का मार्केट ने पॉजिटिव जो है वो रिटर्न दिया है अभी तक। अगस्त के महीने के अंदर लास्ट मंथ में ही नेगेटिव रिटर्न था, इस दफ़ा भी कोई सरप्राइजिंग रिटर्न मार्केट ने प्रोवाइड नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो मार्केट ने फिलहाल जो पिछले 3-4 महीने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे थे, जिस तरह सितंबर, लास्ट हम सितंबर से लेकर अगर हम देखें तो मार्केट के रिटर्न्स जो है वो रिलेटिवली पॉजिटिव जोन के अंदर ही थे। बट अभी फिलहाल जो मार्केट एक डल परफॉर्मेंस शो कर रही है, इंडेक्स भी एक रेंज बाउंड एक एक्टिविटी के अंदर है, 46,600 से लेके 48,100 तक। तो अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर नहीं है, ना ग्लोबली है। तो इस वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर ही प्ले करती रही। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो भी अपने जो है फिलहाल $51 बिलियन के करीब है, तो उसके अंदर भी कोई बड़ी वेरिएशन हमें नज़र नहीं आई। और इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करें तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए हैं लास्ट 3 मंथ से, जहाँ हमने देखा था कि हिस्टोरिक हाई वॉल्यूम्स हुए थे जून के महीने के अंदर, और फिर वो डिक्लाइन हुए तकरीबन 50% के करीब जुलाई में, और उससे भी कम हुए अब अगस्त के अंदर। तो ये अपने एवरेज वॉल्यूम से अभी स्टिल फिलहाल ऊपर हैं पिछले एक साल के अंदर जो मार्केट का एवरेज वॉल्यूम रहा है, बट ये पिछले जो क्वार्टर से अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है वो डिक्लाइन हुए हैं अगस्त के महीने के अंदर। इसके अलावा ट्रेडिंग वैल्यू की बात करें तो वो भी वॉल्यूम्स के साथ साथ ट्रेडिंग वैल्यू भी कम हुई है, $78 मिलियन के करीब की ट्रेडिंग वैल्यू है, जो कि 164-151 मिलियन डॉलर के करीब चली गई थी पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो काफ़ी जो एक तरह से डल एक्टिविटीज थी जो कि हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम के उसमें भी हमें नजर आई। रिटर्न्स की बात करें, सेक्टर वाइज रिटर्न्स देखें अगस्त के FY 22 टिल डेट अभी तक जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने सबसे जो है ना वो टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर है, इसका 33% का रिटर्न है। और जो है जो बाकी मिसलिनियस अदर जो आते हैं जो किसी सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली नहीं आते, उनके जो है ना वो रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30% के करीब है। बाकी सबके जो है वो मिनिमल रिटर्न्स हैं। और नेगेटिव अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस जो है वो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने सबसे ज़्यादा 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो है वो और बड़े से जितने भी सेक्टर हैं, ऑटोज भी हो गए आपके, इसके अलावा ईएनपी सेक्टर हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गए, ओएमसीज हो गए, सीमेंट्स हो गए, इन सब के जो है अभी फिलहाल पिछले 2 महीने के अंदर जो है वो जुलाई अगस्त के अंदर अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो कोई भी सेक्टर वाइज कोई बड़ा सेक्टर आपको हाई रिटर्न्स के अंदर अभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले साल ऑलरेडी काफ़ी जो है ना बड़े रिटर्न पोस्ट कर चुके हैं।
तो इस साल इनकी एक्टिविटी फिलहाल अभी जो स्टार्ट हुआ है वो उसमें थोड़ी सी जो है वो लोअर एंड के ऊपर ही है। ये है। बाकी टॉप 10 गेनर और लूजर की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो कोई मेन बोर्ड स्टॉक्स आपको नजर नहीं आएंगे। टॉप बक्सले पेड़ ने तकरीबन 394% का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। ये जून के 30 जून को 55 रुपीज़ का 272 हो गया है। तो सारे जो है वो लो टीयर स्टॉक ही हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर, जो अपने हाई रिटर्न्स के ऊपर है। इसका मतलब यही है कि मार्केट में कोई मेन बोर्ड अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और साइड बोर्ड स्टॉक जिनके अंदर कोई स्टोरी है या जिनका फ्लोट थोड़ा कम है उसके अंदर थोड़ी हमें एक्टिविटी नजर आती है। इस तरह टॉप लूजर्स के अंदर भी सिवाय एनआरएल के आपको कोई जो है मेन बोर्ड का आइटम नजर नहीं आएगा जिनके जो है वो रिटर्न्स कम हो। तो मेन बोर्ड के अंदर एक्टिविटी कम होती हुई नजर आई है पिछले 2 महीने के अंदर, और हमने देखा साइड बोर्ड जो है वो लो टीयर स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। बाकी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें इक्विटीज कमोडिटीज करेंसी की, तो जो है वो एमएससीआई ने भी तकरीबन जो है वो माइनस रिटर्न दिया 1.6% का। और इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स ने 5.3% माइनस रिटर्न दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई अलग से ऐसी मार्केट नहीं है कि जो थोड़ी जो है वो लो एंड के ऊपर है। हमारे जो है वो रुपी टाइम के अंदर रिटर्न अभी फिलहाल पॉजिटिव है, बट डॉलर टाइम्स के अंदर नेगेटिव रिटर्न है 4.3% का, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 5% के करीब। जो है वो इसकी वजह से जो आपका रिटर्न जो है वो हमें डॉलर टाइम्स के ऊपर नेगेटिव नजर आ रहा है। बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटी स्टिल जो है वो अपने हाई लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। 24% तकरीबन बढ़ा है कोल 20 महीने के पिछले 2 महीने के अंदर। स्टील प्राइसेस भी बढ़ी है 11%। आप जबकि देखिए लास्ट ईयर भी अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ना वो थी तक 83% स्टील प्राइसेस बढ़ी थी। कोल प्राइसेस जो है वो 110% बढ़ी थी। तो अभी स्टिल राइजिंग ट्रेंड है कमोडिटीज़ के ऊपर के लिए, और जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सारी जो है ना वो जो है वो इकोनॉमीज के ऊपर आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो कि अपना ज़्यादा इन्हिसार इम्पोर्ट्स के ऊपर करती हैं। तो वही चीज़ हमें अपने इम्पोर्ट्स नंबर के ऊपर भी नजर आई कि हमारी इम्पोर्ट्स फिलहाल जो है वो काफ़ी हाई है, और जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। थैंक यू यावर। आपने काफी बेहतर तरीके से मार्केट को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब इकोनॉमी के ऊपर जो हम लोगों के पास ज्यादातर क्वेरीज आ रही हैं, जो कंसर्न्स आ रहे हैं, उसमें सबसे मेन जो चीज है वो आपकी पाक रुपी डेप्रिसिएशन है, फॉलोड बाय द करंट अकाउंट डेफिसिट। और हायर कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट आप हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर क्या आएगा। ये मेजर कंसर्न्स हमें क्लाइंट्स की तरफ से विटनेस हमें निकाल रहे हैं। तो आपका ओपिनियन इन चीजों के ऊपर क्या है? देखिए इकोनॉमी में अभी जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है, जिस तरह आपने बिल्कुल जो है ना वो सही कहा कि जो है वो करंट अकाउंट के हवाले से ही और इन्फ्लेशन के हवाले से है कि जो है हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो काफ़ी जो है ना वो नेगेटिव हो रहा है। तकरीबन लास्ट मंथ हमने देखा था ये जून के महीने के अंदर जब $1.6 बिलियन का डेफिसिट था, वो रिड्यूस ज़रूर है, $773 मिलियन के करीब आया है। बट स्टिल पिछले 4 महीने के अंदर हमने देखा है कि 5 महीने के अंदर ये अभी हम लोग जो है वो नेगेटिव जो है वो करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर ही है। तो इसकी वजह से लास्ट ईयर जब हमने एंड किया $1.8 बिलियन के ऊपर एंड किया है। और अभी जो ट्रेंड है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का, और एक जो एक्सपेंशन फेज है पाकिस्तान के अंदर कि हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी जो है वो कॉर्पोरेट्स अपने एक्सपेंशन अनाउंस कर रहे हैं, तो और मशीनरी इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा जो है वो ऑयल प्राइसेस का भी जो है वो इम्पैक्ट, तो ओवरऑल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन होता जा रहा है। और वही चीज़ इम्पैक्ट हमें एंड पे करंट अकाउंट के ऊपर नजर आ रहा है कि वो डेफिसिट अभी फिलहाल कंटिन्यू है, और तकरीबन 700 800 मिलियन डॉलर का डेफिसिट अगर ये हमारे महीने में चलता है तो कम से कम भी हम लोग $10 बिलियन के करीब, $8 to 10 बिलियन के करीब अपने करंट अकाउंट को जाकर एंड करेंगे। तो यही प्रेशर हमारे रुपी के ऊपर भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रुपी भी हमारा जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है तकरीबन जो 100 जो है वो, अगर यहाँ पे देखें मई के अंदर 153 था और अभी हम तकरीबन 158, और अभी जुलाई जो हमने एंड किया था 162 पे। अभी हम अगस्त के अंदर है तो अभी हम लोग 167 के ऊपर आ गए हैं, तो फर्दर जो है वो डेप्रिसिएशन अभी हो रही है। मगर जो पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे कि जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जो जुलाई के उसके लास्ट नंबर है वो अभी स्टिल जो है वो 100 के पास है। तो यहाँ पर अभी हमें नजर आए कि स्टेबिलिटी है। अभी फर्दर हमारे डेप्रिसिएशन की गुंजाइश यहाँ पे कम है। मगर क्योंकि हमारा जो है वो मैनेज फ्लोट है, और जहाँ पे हमें डिमांड नजर आती है वहाँ पे मार्केट के साथ साथ जो है एक्सचेंज रेट भी हमारा फ्लोट होता है। तो वो हमारे उसकी वजह से रुपी डेप्रिसिएशन है। मगर हमारे जो रिजर्व्स हैं वो आपको पता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं, तकरीबन जो है वो $27 बिलियन के करीब ओवरऑल रिजर्व्स आ गए हैं। और जो हमारा इंपोर्ट बिल है, जो हमारा इंपोर्ट कवर है वो अभी फिर जुलाई के अंदर 2.9 था, और जो अभी $2.8 बिलियन हमें आईएमएफ से मिले हैं उसके बाद ये हमारा 3 टाइम्स से ऊपर आ गया। तो इम्पोर्ट कवर हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अब जब लास्ट नंबर आएंगे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के कल, तो उसके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि हमारा इम्पोर्ट कवर भी इम्प्रूव हो गया है, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गए।
मगर स्टिल जो है वो, क्योंकि डिमांड साइड प्रेशर है और क्योंकि अभी ओवरऑल ग्लोब अगर देखा जाए तो खुला नहीं है, तो रुपी के ऊपर जो है वो फिलहाल प्रेशर जो है वो बिल्ट इन है और अभी कंटिन्यू भी नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेशन की आपने बात की, तो इन्फ्लेशन की जो है एक्सपेक्टेशन है अभी जो है फिलहाल इन्फ्लेशन एक रेंज में ही लग रहा है। और इस महीने के जो अगस्त के नंबर है वो 8.2% के करीब आएंगे। और जो अगले नंबर्स भी हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सितंबर से लेके अगले जून तक हैं वो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है। तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें अगले 2-3 महीनों के अंदर नजर आएगा इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि इसका हाई बेस इफेक्ट है। और बाकी फिर ये जनवरी ऑनवर्ड जो है वो दोबारा से 8% और 9% की रेंज के अंदर ये जा सकता है। इसमें स्टिल जो है वो जो रिस्क है वो यही है कि गैस प्राइसेस और पावर टैरिफ, अगर गवर्नमेंट ने पावर टैरिफ को फर्दर इंक्रीज किया या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी, तो फिर जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर। और वही चीज़ हमें फिर नजर आएगी अपने जो है वो इन्फ्लेशन बास्केट के अंदर। अभी तक इन्फ्लेशन बास्केट के अंदर जो मेजर प्रेशर है वो फूड प्राइसेस की तरफ से ही है। क्योंकि जो वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, पल्सेस हैं, ऑयल है, ये इन सब के हैवी वेट्स हैं, वीट हो गया, शुगर है, तो इन सब के प्राइसेस अभी फिलहाल नीचे नहीं आ रहे। तो ये लास्ट ईयर भी ऊपर थे, अभी भी फिलहाल फूड इन्फ्लेशन है। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस पर कुछ रिलीफ हमें नजर आता है, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि इस दफा बम्पर क्रॉप्स है हमारी, तो अगर फूड इन्फ्लेशन कम होता है तो फिर होपफुली हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 8% से बिलो आएगा। अदरवाइज ये सिंगल डिजिट तो रहेगा, मगर ये 9% के करीब तक जो है वो जा सकता है। अच्छा, बाकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की मैंने बात की, जिस तरह ट्रेड डेफिसिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट्स हमारी लास्ट मंथ $6 बिलियन से ऊपर थी। वो इस महीने जो है वो थोड़ी सी कम जरूर है, $5.3 बिलियन के करीब आई है। मगर स्टिल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $3.2 बिलियन है। और अगर इसको मैं सेगमेंट वाइज आपको बताऊं तो ये एक अच्छी, जो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें जुलाई के महीने के अंदर, तो ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज़ के अंदर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ी है। 52% का ओवरऑल इंक्रीज है। और मेजर इंक्रीज हमें अपने पेट्रोलियम ग्रुप के अंदर नजर आया 87%। और ट्रांसपोर्ट इंडेक्स जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमें नजर आया। तो ये दो मेजर इंपोर्ट हैं अभी फिलहाल पाकिस्तान की ओवरऑल, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर है। और फिलहाल पेट्रोलियम जिस तरह हम देखने को हायर ऑयल प्राइसेस हैं, तो ये ट्रेंड फिलहाल जो है वो कंटिन्यू रह सकता है अगर ऑयल फर्दर बढ़ता है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो गए, आपकी मशीनरी वगैरह की इंपोर्ट है, तो ये भी थोड़ी सी हमें लगी रही कि अभी फिलहाल नीचे शायद इतनी तेजी के साथ ना आए। मगर जो मंथ ऑन मंथ ट्रेंड है उसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोलियम ग्रोथ में हमें 15% का डिक्लाइन नजर आया जून और जुलाई के बीच में, जिसकी वजह से हमारा जो है वो थोड़ा सा हमारा इम्पोर्ट बिल है वो कम हुआ है। इसके अलावा मशीनी इंपोर्ट्स वगैरह भी हमारी थोड़ी कम हुई, 20% के करीब। और जो है वो स्टील ट्रांसपोर्ट ग्रुप जो है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा है। मगर जो मेजर इंपोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगे कि हमारा पेट्रोलियम है, इसके अलावा मशीनरी है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे ओवरऑल बिल के ऊपर। तो फिलहाल इंपोर्ट्स हमारी यही लग रही है कि $5 बिलियन से 5.6 बिलियन के बीच में ही रहेंगी। और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अगर देखें तो मेजर 10% का भी डिक्लाइन ही आया, मंथ ऑन मंथ कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ज़रूर इंक्रीज है 20% का, ऑलमोस्ट वो भी सारे सेगमेंट्स के अंदर ही है, मगर मंथ ऑन मंथ में कोई हमें बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नज़र नहीं आया। तो फूड एक्सपोर्ट्स की साइड से कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। अच्छी एक्सपोर्ट से $2 बिलियन से ऊपर रहती है तो ठीक है, बट स्टिल जिस तरह इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है तो ट्रेड गैप हमारा जो है वो वाइडन होता हुआ ही नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अफगानिस्तान वाली हमने सूरत हाल की बात की थी कि अफगानिस्तान के, जिस तरह मैंने बताया था इनिशियली, के तकरीबन $1 बिलियन के करीब ही जो हमारी जो है वो एक्सपोर्ट होती है अफगानिस्तान। और वो भी उसमें ज़्यादा फूड आइटम्स है, जिस तरह आप देख सकते हैं FY21 के अंदर राइस हमने एक्सपोर्ट किया है तकरीबन जो है $2 के करीब। इसके अलावा सीमेंट्स और दीगर जो है ना वो प्रोडक्ट्स तकरीबन जो है 90,000। तो ये बहुत बड़ी कोई एक्सपोर्ट हमारी जो है ना वो मार्केट नहीं है फिलहाल। ये थी FY17 के अंदर भी $1.1 बिलियन थी, अभी भी तकरीबन जो है वो $983 million के करीब है। बट स्टिल जो है वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो एक लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान के ऊपर उसका बहुत इन्हिसार है अपनी इंपोर्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान जो है अगर वो अपनी जो इंटरनल हमारी प्रोडक्शन वगैरह इंप्रूव होती है और हम थोड़ा सा लोकलाइज प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बड़ी मार्केट हमारे लिए पोटेंशियल मार्केट हो सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे एज सच कोई बड़ी जो इस तरह दूसरे था, पहले वहाँ पे ईरान इंडिया की साइड से एक्सपोर्ट हो रही थी। अब क्योंकि रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हमें नज़र आता है कि अगले साल हमारी यहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना शुरू होगी। इसके अलावा जो है हमारी जो अदर फूड आइटम्स हैं, क्योंकि वो पिछले साल हमने खुद भी इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान ने, तो वहाँ पे शायद हमें इतनी बड़ी फिलहाल ग्रोथ नज़र ना आए, बट ये जो इंडस्ट्रियल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और थी, इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि PTI ने जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो अगर उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें हम,
कि इस गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही और पिछली जो दो गवर्नमेंट्स आई थी उनके जो शुरू के 3 सालों के अंदर परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर मैं समराइज कर लूँ पहले, तो वो उसकी यही है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो इस गवर्नमेंट की एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट बेहतर है कुछ चीज़ों के अंदर। स्पेशली जो हमारा यहाँ पे करंट अकाउंट जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, वो अगर आप देखें कि पिछले जो FY8 से लेकर 10 तक ऑलमोस्ट $13 बिलियन, $9 बिलियन, $4 बिलियन के करीब पीपी की गवर्नमेंट में जो है वो हमारा डेफिसिट था। ये डेफिसिट हमारा कंटिन्यू था PMLN के जो शुरू के 3 साल थे उसके अंदर $3 बिलियन, $2 बिलियन, $4 बिलियन के करीब। और पर जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी जो हमारा डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। मगर अब ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया $1.8 बिलियन के करीब आ गया तीसरे साल के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट, क्योंकि यहाँ से हमारा ओवरऑल जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है सब चीज़ों के ऊपर एक्सटर्नल साइड से। तो यहाँ पे हमें बेहतरी नजर आई है। इसके अलावा GDP ग्रोथ जो है वो यहाँ पे बेहतर थी। बीपी के दौर में तकरीबन 4% के करीब हमारी एवरेज थी, PMLN के 4% के करीब एवरेज थी। मगर इन तीन तीन सालों के अंदर जो है वो हमारी एवरेज ग्रोथ जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो डिक्लाइन हुआ है। बट हमारी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 1.4 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन के बीच में थी। इसके बाकी PMLN के दौर में थोड़ी इंप्रूव हुई और मैक्सिमम ये $4.3 ट्रिलियन तक पहुंची। बट यहाँ पर अभी जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, हिस्टोरिक हाई लेवल है। इतनी रेवेन्यू कलेक्शन हमने कभी पहले नहीं की है। और सिमिलरली रेवेन्यू बढ़े बट हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, $7 ट्रिलियन से ऊपर है। और जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है अभी तकरीबन जो है वो तकरीबन 8.9% था, फिर 8.1% के करीब था FY20 के अंदर। तो ये था। बाकी इन्फ्लेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन तो जो इस दौर में थोड़ा सा ऊपर ही रहा है, जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पे तो ना 2.8% का लो हुआ था पिछले दौर के अंदर F16 के अंदर, अभी वो 9% के करीब लास्ट ईयर आया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सटर्नल साइड से तो बेहतर है, बट स्टिल फिजिकल साइड के ऊपर जो है ना वो काफ़ी गुंजाइश है अभी काम करने की। और फिजिकल चैलेंजेस अगर हम कहें तो अभी फिलहाल हमें इकोनॉमी के अंदर इन 3 सालों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होते हुए फिजिकल परफॉर्मेंस नज़र नहीं है। थैंक यू। थैंक यू जावद, आपने इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा इंसाइट दे दिया। अच्छा, अब जो मैंने पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि कमोडिटी प्राइसेस के का इम्प्लीकेशन पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के ऊपर और हमारे लोकल सेक्टर्स के ऊपर, जैसा हम एक जनरलाइज सुनते हैं कि कोल इज टू एक्सपेंसिव नाउ, कि वो हमारे सीमेंट सेक्टर के मार्जिन्स को हिट कर रहा है। तो इस सेक्टर वाइज अगर आप को या जनरलाइज एक कमोडिटीज को एक्सप्लेन कर दे प्लीज। जरूर। अच्छा, कमोडिटीज क्योंकि जब हम कोविड से निकले लास्ट ईयर, जब जैसा कोविड अभी भी स्टिल परसिस्ट तो करता है बट हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुए। तो अचानक से जब इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक सडन डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई शॉर्टेजेस आई, तो हमने देखा ग्लोबल कमोडिटीज़ के अंदर जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो एस्केलेशन हमें नज़र आई है। अगर हम यहाँ पर आए ऑयल प्राइसेस के अंदर अगर हम देख लें तो लास्ट टाइम अप्रैल के अंदर ये $20 के ऊपर चला गया था, अप्रैल 2020 के अंदर। और अभी तकरीबन ये $72 के ऊपर आ गया अगस्त के अंदर। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो ये बढ़ चुका है हमारा ऑयल भी। और उसके बहुत सारे फैक्टर, डिमांड फैक्टर भी अपनी जगह पे हैं, प्लस ओपेक की अपनी जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बट स्टिल ऑयल फिलहाल नीचे आते हुए कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऑयल के अंदर जो है फिलहाल ऑयल का प्रेशर ग्लोबल जो है वो हर कमोडिटी के ऊपर आता है। जब ऑयल बढ़ता है तो आपको पता है कि सारी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ हमने बाकी कमोडिटीज़ के अंदर भी हमने विटनेस की है। इसी तरीके से अगर स्टील प्राइसेस की बात की जाए तो स्टील प्राइसेस में आप देख सकते हैं कि ये भी अपने लो के ऊपर चली गई थी, जो लास्ट टाइम अप्रैल के अंदर तकरीबन 270 के करीब थी। जो हमारी स्क्रैप प्राइसेस थी अब वो बढ़ के तकरीबन 470 के करीब आ गई। तो ऑलमोस्ट ये भी डबल हो गई है स्क्रैप प्राइसेस, जो कि मेजर रॉ मटेरियल होता है हमारे स्टील सेक्टर के लिए या ऑटोज के लिए। बाकी अगर ये बात HRC की बात करें तो HRC की प्राइसेस भी आप देख सकते हैं कि ये $450 के करीब थी लास्ट टाइम जो है ये, और ये भी बढ़ के तकरीबन जो है वो 980 के करीब जो है ये आ गई है। तो ऑलमोस्ट ये भी डबल हो चुकी है। इसी तरीके से अगर जो आयरन की बात करें जाए तो ये भी तकरीबन जो है वो यहाँ पे 95 से बढ़ के तकरीबन 162 के करीब। तो ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज जो है वो स्टील सेक्टर से रिलेटेड भी जो है वो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। मगर जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि यहाँ पर क्योंकि डिमांड काफ़ी बेहतर है तो वो चीज़ हमारे स्टील सेक्टर ने पास ऑन की है। इसी वजह से स्टील स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो एज़ कम्पेयर टू सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी बेहतर रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर, कि वो इतने सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर।
फिर उन्होंने इस चीज़ को पास ऑन किया। मगर यहाँ पे अगर आप देखें कोल प्राइसेस, तो कोल प्राइसेस भी जो है वो लास्ट टाइम जो है वो तकरीबन $55-56 के करीब थी, और वो अभी तकरीबन $136 के करीब आ गई। तो ये जो डबल जो है वो ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का जो है वो कोल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज है, उस चीज़ को सीमेंट सेक्टर अभी फिलहाल उसको पास ऑन नहीं कर पाए। और वही चीज़ हमने इनके स्टॉक्स के अंदर भी देखी कि उनकी परफॉर्मेंस इसी वजह से डिक्लाइन भी हुई है। और इनके जो रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स को, तो आप देखेंगे इनके जो मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। तो स्टील के अंदर वो चीज़ नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं करी, बट कोल के अंदर हमें वो चीज़ नजर आई कि ओवरऑल एक कॉस्ट साइड प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है वो इनके मार्जिन क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कम हुए हैं और उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक इंक्रीज नजर आएगा। तो और इसी तरीके से अगर फर्टिलाइजर की बात करें, तो फर्टिलाइजर प्राइसेस भी अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, बट स्टिल फर्टिलाइजर भी इस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं। तो वो चीज़ फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर भी हमें नजर नहीं आई। तो ऑयल की साइड से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो कि लगता है ये कि कंटिन्यू रहेगा, और उसकी वजह से फूड बास्केट हमारी जो है वो हिट होगी। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो इंडेक्स है, क्योंकि उसके अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस गवर्नमेंट पास ऑन करती है, वो उसके ऊपर हमें उसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा आगे भी। बट और यही चीज़ हमें कोल के अंदर भी नजर आ रही है कि सीमेंट स्टॉक्स हमारे जो है वो, या जो पावर कंपनी जो कोल लेकर प्रोड्यूस करती हैं, उनके मार्जिन हमें श्रिंक होते हुए नजर आएंगे। बट ये चीज़ फर्टिलाइजर और स्टील के अंदर हमें इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों सेक्टर जो है वो फिलहाल इस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं। तो हायर कमोडिटी प्राइसेस ऑब्वियसली नेगेटिव है हम जैसी इकोनॉमीज के लिए, जो इम्पोर्ट के ऊपर अपना 70-80% इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। तो वो चीज़ ऑब्वियसली अभी फिलहाल लग नहीं रहा कि यहाँ से ऐसा इंटरनेशनली कमोडिटी की साइड से कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। थैंक यू यावर। आपने काफ़ी बेहतर एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल में बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिटीज़ में एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूं। थोड़ा सा कल्प्रिट जो है हमारे यहाँ कम्युनिटी प्राइस का इंटरनेशनल मार्केट में, वो सप्लाई चेन इश्यूज है ड्यू टू दैट कोविड-19 सिचुएशन। तो होपफुली जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आती जाएगी, इन कम्युनिटी प्राइसेस भी अपने आप को एडजस्ट करेंगी, और उसका इम्पैक्ट हमारी लोकल इकोनॉमी के ऊपर भी आएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इसकी एडजस्टमेंट के साथ देखेंगे। नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, तो यावर आप थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ दे दें। जी जी, अच्छा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है वो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट में आप जनरली देखें तो आपको कॉर्पोरेट रिजल्ट नजर आया होगा कि स्टॉक की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जिस हिसाब से कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जब भी हम रिजल्ट्स को देखें, तो आप जनरली होता है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो लोग उसको फुल ईयर की बेसिस के ऊपर या हाफ ईयर की बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं। अगर आपने देखना कि स्टॉक परफॉर्म करेगा या नहीं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप उसके रिजल्ट्स को क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जरूर देखें कि पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर के अंदर क्या परफॉर्मेंस उसकी रही है। अगर आपको यहाँ पे जंप नजर आ रहा है अर्निंग्स के अंदर, और उस सेक्टर मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी बड़े ग्रोथ नजर आ जाए आपको ईयर बेसिस के ऊपर, आमतौर पर स्टॉक परफॉर्म इसी बेस के ऊपर करते हैं कि क्वार्टरली उसका क्या ट्रेंड है। तो हमेशा इस चीज़ को जरूर फॉलो करें कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आमतौर पे आप देखेंगे कि लोग बोलेंगे 100% से ऊपर जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो एयर ग्रोथ नजर आ रही है FY 21 के अंदर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि 90% हमारे अभी फिलहाल जितने रिजल्ट्स आ चुके हैं, ओवरऑल 90% की ग्रोथ है FY 21 के अंदर। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर ने जो है ना वो बेहतर परफॉर्म किया है। कुछ सेक्टर तो लॉसेज में, तो OMC सीमेंट्स और स्टील के लॉसेज में थे लास्ट ईयर, और बट इस साल जो है इनके काफी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स आए। ठीक है, तो ओवरऑल 90% की ग्रोथ आपको फुल ईयर बेसिस के ऊपर नजर आ रही है, मगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको डिक्लाइन नजर आएगा। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हम बोल रहे हैं कि स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं करे, क्योंकि जो क्वार्टरली ट्रेंड है प्रॉफिट्स का वो वैसा नहीं है जो कि पिछले क्वार्टर्स के अंदर था। अब यहाँ पे आप देखें कि फर्टिलाइजर के रिजल्ट के अंदर तकरीबन 22% का डिक्लाइन है, सीमेंट्स के रिजल्ट के अंदर 67% का डिक्लाइन है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, जिसकी वजह से जो है ना वो सीमेंट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आप फुल ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो आप 2 बिलियन का लॉस था लास्ट टाइम, इस दफा 24 बिलियन का प्रॉफिट है। बट ये अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखें तो काफी बड़ा डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो ये एक वजह है कि जो है वो आमतौर पे रिजल्ट्स में इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्या ट्रेंड है रिजल्ट्स का, वो चीज़ आपको बताएंगे कि स्टॉक आपका परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह ENP के रिजल्ट जो है वो तकरीबन 18 अभी तक जो रिजल्ट्स आए, 89% की इसके अंदर ग्रोथ है। ठीक है, अच्छी ग्रोथ है। बैंक्स के अंदर 8 पर सिंगल डिजिट है 8%, इस वजह से बैंक्स के अंदर कोई बड़ी हमें मिज़ान बैंक का एक अच्छा रिजल्ट था, अदरवाइज कोई ऐसे बड़ी ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही। OMCs के रिजल्ट रिलेटिवली ठीक है, 19% की क्वार्टरली ग्रोथ है इसके अंदर भी। बट जो है वो स्टील के अंदर आप देखेंगे 19% का अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर 19% का डिक्लाइन। ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी 4% से डिक्लाइन हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये 90% का इसके अंदर इंक्रीज है।
अच्छा, इसमें कंपनी वाइज आऊँ तो कंपनी वाइज जो कुछ कंपनीज के जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है वो अस्करी बैंक और बैंक ऑफ फैबर ने किया है अभी तक। अदरवाइज जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जो आपको ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनमें मीज़ान बैंक है, HBL है, अलाइड बैंक है, MCB है, सुनहरी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक इस्लामी है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बेहतर हैं और इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी रिजल्ट्स जो है वो बेहतर हैं। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के रिजल्ट जो है वो मिक्स एंड सिस्टम का रिजल्ट आया था, उसकी अच्छी ग्रोथ आई है। और 10 क्वार्टर बेसिस को 52% के प्रॉफिट इंक्रीज है। इसके अलावा 42% का इंक्रीज फर्स्ट हाफ के अंदर भी है। इसके अलावा जो है वो पहल का रिजल्ट भी अच्छे थे, लास्ट टाइम तो ये लॉस में था, फर्स्ट हाफ के अंदर अभी ये प्रॉफिट में है। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी इसका 133% का इंक्रीज है। तो इसका रिजल्ट बेहतर है, ये स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे। इसके अलावा जो है अगर मेजर सेक्टर्स की बात करें तो जो है वो फर्टिलाइजर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक तरह से मिक्स ट्रेंड ही है। क्वार्टरली थोड़ा सा जो है वो डिक्लाइन है, बट ईयर बेसिस के ऊपर इसके अंदर भी इंक्रीज है। और फार्मास्यूटिकल के रिजल्ट भी मिक्स हैं, कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। केमिकल के रिजल्ट्स के अंदर भी सेम परफॉर्मेंस है। और अगर जो है वो अ, कि सीमेंट्स के ऊपर आए तो सीमेंट्स के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको 80%, 60%, 70% के करीब डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो सीमेंट सेक्टर की काफ़ी अंडर परफॉर्म किया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जिस वजह से हमने उसके रिजल्ट्स के अंदर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट की है। स्टील के अंदर रिजल्ट जो है वो मिक्स है। ISL का रिजल्ट अच्छा था। इसके अलावा जो है बाकी अमरेली वगैरह सबके रिजल्ट में कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें इतनी नज़र नहीं है। इस तरह ऑटोज़ के रिजल्ट जो हैं वो, इंडस का रिजल्ट ऑटोज़ में काफ़ी अच्छा था। और उसने जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल ये रिजल्ट्स हैं और मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी फिलहाल। क्वार्टरली बेसिस पे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जिस तरह मैंने पहले कहा कि फुल ईयर के रिजल्ट्स तो हमें अच्छे ही नजर आएंगे। बट हमें ये देखना होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये था ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आई क्वार्टर क्वार्टर, जिसकी वजह से, और एक अगस्त का महीना जिसमें रिजल्ट्स आए तो एक हमें डल परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई है। FATF डिसीजन है हमारे पास, IMF रिव्यू है, कॉर्पोरेट रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, FATF रिव्यू हमने देखना है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड देखिए, सितंबर के महीने के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। उसके अंदर एक तो हमारा IMF का भी रिव्यू होगा इस महीने के अंदर। इसके अलावा MSCI की रिक्लासिफिकेशन है, उसका डिसीजन आना, और एक FATF के हवाले से भी हमारी जो समझी है वो आगे जानी है। और हो सकता है मेन डिसीजन जो FATF का है वो अक्टूबर के अंदर है, जो उनकी प्लेनरी मीटिंग होती है उसके अंदर। बट स्टिल जो है वो अभी जो सबसे पहले हाईली हमारे पास आने वाला है वो MSCI की रिक्लासिफिकेशन होगी, जो 7 को इसका डिसीजन है। लास्ट टाइम हमने भी ये देखा था जब MSCI हम फ्रंटियर से इमर्जिंग की तरफ गए थे, तब काफ़ी जो है फॉरेन आउटफ्लो हुआ था, वो स्टिल अभी तक कंटिन्यू है। तो अब ये यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे 3 स्टॉक्स हैं वो तीनों जो मार्केट का जो है ना वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते उसकी मार्केट कैप का, जिसकी वजह से उनको वो जो है वो डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो हो सकता है 7 सितंबर को ये डिसीजन इनका आ जाए और नवंबर में जाके ये इम्प्लीमेंट हो कि पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग मार्केट से निकल के वापस से फ्रंटियर के अंदर आ गए। तो होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब तक हम फ्रंटियर मार्केट के अंदर थे, फ्लोज हमारे रिलेटिवली बेहतर थे, 400-500 मिलियन डॉलर के करीब फ्लोज आते थे। तो वही चीज़ अब दोबारा से कंटिन्यू होगी और एटलीस्ट ये आउटफ्लो जो हमें नजर आया पिछले 3 सालों के अंदर, वो आउटफ्लो जो है वो रुक जाएगा। तो ये चीज़ मार्केट में, क्योंकि इमर्जिंग के अंदर हमारे जो फ्रंटियर के अंदर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर ही है बाकी से, क्योंकि इकोनॉमिक वाइज भी हमने देखा कि ग्रोथ हमारी बेहतर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो यहाँ पे लग ये रहा है कि क्योंकि हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं तो यहाँ पे इन्फ्लोज दोबारा से आएंगे। इसके अलावा जो है वो FATF का डिसीजन है, मेजॉरिटी तो हम FATF की कंडीशंस को मीट कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो होपफुली कि अब यहाँ पे जब FATF का डिसीजन होगा तो पाकिस्तान इस बार ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी है FATF का डिसीजन। तो जो अफगानिस्तान वाला एग्जिट है US का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आई थिंक वो स्मूथली हो रहा है। तो और वो पूरी चीज़ अगर सेटल डाउन हो जाती है, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बन जाती है अफगानिस्तान की, तो वो चीज़ का भी ऑब्वियसली सिक्योरिटी वाइज भी हमें चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनली नजर आएगी। और वो चीज़ FATF के डिसीजन के अंदर भी शायद रिफ्लेक्ट करेगी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट की तरफ आ जाएगा। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो IMF का रिव्यू होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर जब IMF ने पाकिस्तान का रिव्यू किया था तो उसको 3 महीने के लिए हमने होल्ड करा लिया था कि जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर डिसीजंस लिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है।
तो वो चीज़ अभी तक तो हमने देखा कि एफबीआर के जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो भी जो है वो सरपास कर रहा है उसको। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही है। तो और रुपी डेप्रिसिएशन ज़रूर हुई है, वो एक आई थिंक जो अपने फॉरेन एक्सचेंज बफर है उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने शायद किया है। तो वो चीज़ भी हम इसको होपफुली मीट कर पाएंगे। और इम्पोर्ट कवर जो आमतौर पे आईएमएफ कहते हैं कि इतने महीने का इम्पोर्ट कवर होना चाहिए, तो वो 3 टाइम्स से हमारा ऊपर आ रहा है इम्पोर्ट कवर भी। और एफएक्स रिजर्व भी हमारे काफ़ी स्ट्रांग है। तो होपफुली आईएमएफ का रिव्यू जो है वो इस महीने होगा और कंक्लूड कर लेगी गवर्नमेंट शायद इसको, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका भी साथ जीता है कि हम इसको आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहना चाहते हैं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली कोई एक जो है वो बीच में आगे सेटलमेंट होगी जो भी आईएमएफ के बेंचमार्क्स हैं उनके ऊपर, और हम आईएमएफ प्रोग्राम को लगी रह के सिक्योर कर पाएंगे अगले उसके लिए। तो नेक्स्ट चांस जो आईएमएफ की होगी वो भी हमें रिसीव होगी नेक्स्ट मंथ फिर। और इसका जब भी आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान आता है तो स्टॉक मार्केट उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव लेती है। तो ये चीज़ है। बाकी रिजल्ट सीजन मैंने बता दिया, कॉर्पोरेट रिजल्ट जो बाकी के आएंगे रिमेनिंग वो भी ये से ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड होगा जिस तरीके से बाकी कंपनीज का रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सितंबर के महीने के अंदर, आई थिंक ये ट्रिगर करेगी मार्केट को। और मार्केट परफॉर्मेंस अगस्त के मुकाबले में सितंबर में बेहतर होगी। थैंक यू यावर, आपने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। इसके साथ ही मैं ये वेबिनार को ख़त्म करने का है। और तमाम क्लाइंट्स या वो तमाम लोग जो हमारे क्लाइंट्स नहीं भी हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज स्टॉक मार्केट रिलेटेड हैं, फंडामेंटल रिलेटेड हैं, या किसी स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड हैं, तो वो हमें ईमेल्स पे हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे लिए खुशी का काम होगा कि हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।